A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. Today we are going to continue our third chapter of your history book, that is Nazism and the Rise of Hitler. And today we are going to discuss about the destruction of democracy under Hitler's rise to power. In our earlier class, we have discussed how Hitler rise to power. Okay, and we have gone through a little bit about him, about his philosophies, about his promises. Today we are going to continue with the next topic, the destruction of democracy. Okay, after Hitler came, डेमोक्रेसी कैसे डिस्ट्रक्ट होने लगी, ठीक है. एज यू ऑल नो, हिटलर वाज अ डिक्टेटर. ओके, डिक्टेटर था. तो उसने डेमोक्रेसी को खत्म करने के बाद, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, जर्मनी में डेमोक्रेसी आ गई थी, बट it is not widely accepted by most of the Germans, and Weimar Republic is not working very well regarding this democracy. So डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन, ठीक है. जब आप बोल सकते हो कि हिटलर बार बार क्या कर रहा था, वो पार्लियामेंट में, रेस्टैग में जब इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा था, तो फाइनली 1932-33 में उसको मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मिल गई थी, ठीक है. द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी ऑन 30th January 1933, President Hindenburg offered chancellorship to Hitler. Now, who is President Hindenburg? ठीक है, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट जो थे हिंडनबर्ग थे, ही इज द पर्सन, ये है हिंडनबर्ग. इन्होंने हिटलर को एक मौका दिया. क्या मौका दिया? एज यू ऑल नो, हिटलर की जो पार्टी थी, नाजी पार्टी, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट से जीत गई थी. तो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने चांसलरशिप दी हिटलर को. नाउ व्हाट इज चांसलरशिप? चांसलरशिप जैसे हमारे इंडिया में बेटा प्रेसिडेंट, ही इज द फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री, इज द हेड ऑफ द स्टेट, जस्ट लाइक दैट. आफ्टर दैट हु गवर्न द गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है. जो आप लीडर बोलते हो पार्टी का, वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं. जस्ट लाइक दैट इन जर्मनी, प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट ही है, ठीक है. उनको शपथ भी प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं. और चांसलर जो है, आप ये मान सकते हो, सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन होती है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में, जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर का जो लीडर होता है, उसको हम चांसलर बोलते हैं. तो हिटलर को चांसलरशिप दी थी प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने. ही वाज प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग. ओके, नाउ अब हिटलर को तो यही चाहिए था, इसके पास पावर आ गई है. तो अब नाजीज के पास पावर आ चुकी थी. अब नाजीज जितनी भी उनको रैलीज वगैरह करनी होती थी, वो कर सकते थे, बिकॉज जो पावर में कौन था? नाउ हिटलर के पास पावर आ गई थी. हिटलर स्टार्टेड डिसमेंटलिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल. ओके, अब रैली वो करवाता था, और उसके बाद हिटलर के पास पावर आ गई थी, तो ही स्टार्टेड डिसमेंटलिंग जो भी स्ट्रक्चर था ना आपका डेमोक्रेटिक रूल का, कि डेमोक्रेसी को वो तोड़ने लग गया था, ठीक है. अब कैसे, क्या क्या स्टेप्स लिए थे? A mysterious fire that broke out in the Germany Parliament building. पार्लियामेंट जर्मनी का कौन सा रेस्टैग है? एक मिस्टीरियस फायर हो गई थी अचानक से. एक मिस्टीरियस फायर हो गई थी, और बाद में हमें पता चलता है कि ये जो फायर थी रेस्टैग में, किसने करवाई थी? जो जर्मन की पार्लियामेंट बिल्डिंग है, वो हिटलर ने करवाई थी. अब हिटलर के पास तो पावर भी थी, फिर भी उसने क्यों करवाया वहां पे फायर? क्यों ऐसा होता है ना बेटा कि अब पावर में तो आ गया, बट बहुत बार क्या होता है कि किसी और पे हम नाम लगा देंगे कि इसने फायर करवाई, और उसके बाद उसको जेल वेल भी हो सकती है. और हिटलर के पास अब पावर भी थी, तो वो कुछ भी करके क्या कर सकता था? उनको हटा सकता था. जो इम्पोर्टेंट और जो पावरफुल लीडर्स थे, उनको हटा सकता था. तो ये उस टाइम तो हमें पता नहीं चला था कि ये देखिए, ये जर्मन पार्लियामेंट एट फायर, ये उस टाइम की है. पिक्चर भी उसी टाइम की है बेटा, तो इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट है. और आप ये जो धुआं धुआं देख रहे हो, ये किसका है? ये रेस्टैग में जब फायर लग गई थी, उसी टाइम की ये
पिक्चर है। तो मिस्टीरियस फायर लग गई थी और जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में, और ये बाद में पता चलता है, बहुत बाद में पता चलता है कि ये फायर जो है हिटलर ने लगवाई थी। तो ठीक है, अब जब ये मिस्टीरियस फायर लग गई तो द फायर डिक्री, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्री, आप हिंदी में समझ सकते हो, वो हुक्मनामा जिसको बोलते हैं, या फिर एक गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया, गवर्नमेंट का ऑर्डर इज नोन एज डिक्री। तो एक फायर डिक्री लगी, कब लगी थी? 28 फरवरी 1933। देखिए अब हिटलर को 1 मंथ भी नहीं हुआ था चांसलरशिप में आए हुए, और उसने एक फायर डिक्री को क्या कर दिया था, फायर डिक्री दे दी थी 28 फरवरी 1933 को। और उस फायर डिक्री के अंदर क्या किया उन्होंने? ही सस्पेंडेड civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. Now, as you all know, under Weimar Constitution, डेमोक्रेसी थी उस टाइम पे, तो सबको सिविक राइट्स थे। हमने प्रेसिडेंट की भी पावर्स के बारे में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के पास भी पावर्स होती थी और लोगों के, इंडिविजुअल्स के पास भी पावर होती थी। तो उसने जितने भी सिविक राइट्स थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रेस है, असेंबली है, ये सारी चीजें उन्होंने, हिटलर ने क्या कर दी? सस्पेंड कर दी अंडर द फायर डिक्री के अंदर, कि आप ये सारी चीजें बिल्कुल हटा दीजिए। ठीक है, एक तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारी चीजें हटा दी। और उन्होंने क्या किया था बेटा, हाँ, उसके बाद persecution of people at concentration camps. Now what is the meaning of concentration camps? These are the concentration camps. ये एक पिक्चर है concentration camp की। एक ऐसा कैंप, a camp where people were isolated and detained without due process of law. Typically it was surrounded by electrified barbed wire fences. ओके, एक ऐसा कैंप होता था जहां पे लोगों को लेके जाते थे और मार दिया जाता था। ठीक है, हिटलर के अंदर ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप बन रहे थे, वो उसको चारों तरफ से इलेक्ट्रिक वायर से वायर फेंसेस बना रखे थे, और वहां पे ऐसा एक दो लोगों को मारना हो तो हिटलर तो पावर में था, मार सकता था, बट एक पूरी ही कम्युनिटी को उसको जब मारना है, बहुत सारे लोगों को मारना है, तो ऐसे नहीं मार सकते। तो वो क्या करता था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनको भेजता था, आइसोलेट करता था उनको, वहीं पे कोई भी लॉ, कोई प्रोसेस नहीं होता था, और उन्हें डिटेन कर देता था और उनको मार देता था। ठीक है, तो उसका एक जो आपके बुक में एग्जाम्पल है, जो भी उनको सपोर्ट नहीं करते थे, चाहे कम्युनिस्ट हो गए, चाहे वो कोई भी हो गए जो उनको, या कोई मिनिस्टर हो गए, जो भी उनको सपोर्ट नहीं करता था, उनको वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज देता था। और उनका एक ही हिसाब किताब था कि कोई जस्टिस नहीं है, सीधा उनका जस्टिस है कि जो हमारे साथ नहीं है उनको मार दिया जाए। ओके, सो इसका एक एग्जाम्पल है द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट के, ये हिटलर के अगेंस्ट बोल रहे थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे थे। ठीक है, ऐसे कम्युनिस्ट को क्या क्या किया गया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया और उनको मार दिया गया। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ अब देखिए, 28 मार्च को तो उन्होंने कर दिया था, फायर डिक्री लगा दी। उसी के तीन दिन बाद उन्होंने क्या किया, 3 मार्च सॉरी दिस इज बेटा 1933 है, भूल से मैंने यहाँ पे 1993 लिख दिया। इनेबलिंग एक्ट 3 मार्च 1933। ओके, 1933 को अब हिटलर ने क्या किया, देखिए एक ही महीना हुआ उनको चांसलरशिप में आए हुए, पावर में आए हुए, और उन्होंने क्या किया, एक, दिस इज 1933, इनेबलिंग एक्ट लगा दिया। अब इस इनेबलिंग एक्ट में बेटा क्या था, देखिए, दिस एक्ट established dictatorship in Germany. Now क्वेश्चन आ जाता है कि अंडर विच एक्ट, विच एक्ट established dictatorship in Germany, कौन सा एक्ट डिक्टेटरशिप, जर्मनी में डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश किया, या हिटलर ने ऐसा कौन सा एक्ट लेकर आए थे जिससे कि डिक्टेटरशिप आ गई थी तो जर्मनी में, और कब आ गई थी? तो 3 मार्च 1933 इनेबलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग हिटलर ने बोला कि ये डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, अब कोई प्रेसिडेंट्स वगैरह नहीं रहेंगे, अब जर्मनी में डिक्टेटरशिप को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। ठीक है, हिटलर ने जितनी भी पावर्स थी पार्लियामेंट की, रूल बाय डिक्री, ये रूल बाय डिक्री का जो लॉ था, या फिर आप बोल सकते हो पार्लियामेंट की, प्रेसिडेंट की जो
पावर्स थी, इन सबको उन्होंने क्या कर दिया, इन सबको उन्होंने हटा दिया और डिक्टेटरशिप रूल को उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। अंडर विच एक्ट? अंडर इनेबलिंग एक्ट 3 मार्च 1933। ओके। It gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree. All political parties and trade unions were banned except for the Nazi party and its affiliates. अब जितनी भी आपके पार्टीज थी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई आपकी, या यूनियंस हो गए, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन थे, वो सारी की सारी बैन कर दी गई एक्सेप्ट नाजी की। नाजी पार्टी के अलावा अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई भी पार्टी वर्क नहीं करेगी, सबकी पावर्स उसने ले ली थी। ओके, खाली नाजी पार्टी को ही उन्होंने सपोर्ट दिया था, ठीक है। The state established complete control over the economy, media, army and judiciary. अब डिक्टेटरशिप आने के बाद अंडर दिस एक्ट हिटलर ने क्या कर दिया, जितना भी कंट्रोल था, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिकल कंट्रोल हो, मीडिया कंट्रोल हो, आर्मी का कंट्रोल हो या जुडिशियरी का कंट्रोल हो, ओवरऑल पूरे कंट्री को उन्होंने अपने अंडर ले लिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। सो दिस वाज इनेबलिंग एक्ट 3 मार्च 1993। नेक्स्ट है बेटा, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या लोग इससे खुश थे, पीपल हैप्पी विद दिस? ऑब्वियसली नहीं, कि अब सबने अपने ही सपोर्ट में ले लिया तो ठीक है, नाजी सपोर्टर्स भी है, बट वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया और भी जितने ये डेमोक्रेट्स थे, कम्युनिस्ट थे, ये क्या खुश थे? नहीं थे। तो क्या इन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया? उठाने की कोशिश की, बट क्या है, हिटलर तो पावर में थे, पीपल बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बट देन हाउ दे वर कंट्रोल्ड। अब हिटलर ने इतने बड़े स्टेप्स ले लिए थे कि वो क्या कर देंगे, इसकी सारी डेमोक्रेसी को ही हटा दिया। तो हिटलर ने इसके लिए भी सोच रखा था कि ऑब्वियसली लोग इस चीज से खुश नहीं होंगे और वो हमारे अगेंस्ट बोलेंगे ही बोलेंगे। तो हिटलर ने क्या किया, हिटलर देखिए हिटलर ने क्या स्टेप्स उठाए थे। क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि आफ्टर इनेबलिंग एक्ट व्हाट हिटलर डिड टू स्टॉप पीपल from making them against to him। तो क्वेश्चन इस टाइप से राइज होता है, तो यू कैन राइट स्पेशल सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजीज वांटेड। स्पेशल सर्विलियंसेस लग चुकी थी, स्पेशल सर्विलियंस सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रिएट किया गया कि अब आप क्या करो कि जो भी हम नाजी चाहते हैं ना, नाजी का जो भी प्रोपेगेंडा है वही रहेगा सोसाइटी में, और लोगों को डराने के लिए लोगों को अब सबको हिटलर का रूल पता था कि कोई भी उसके अगेंस्ट गया उसको मार दिया जाएगा। तो स्पेशल सर्विलियंस लगाई गई, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस बनाए गए। वो देखते थे कि अगर कोई उनके अगेंस्ट कोई कुछ बना तो नहीं रहा है, कोई उनके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीजें को देखने के लिए उन्होंने जासूस लगा दिए गए, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि उनको क्या बोलते थे। तो सोसाइटी में उन्हीं के अकॉर्डिंग कंट्रोल रहता था। रेगुलर पुलिस तो थी ही, रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, ठीक है। ये एसए, स्टॉर्म ट्रूपर्स, रेगुलर पुलिस, ये वहां की पुलिस थी, ठीक है। ये उस टाइम पे ये तो थी ही, रेगुलर पुलिस तो थी। इसके अलावा हिटलर ने क्या किया, द गेस्टापो। गेस्टापो कौन है? आप ये बोल सकते हो कि डिटेक्टिव टाइप्स जो पर्सन्स हो गए, सीक्रेट स्टेट पुलिस, ठीक है। सीक्रेट स्टेट पुलिस गेस्टापो बोलते हैं उनको। सीक्रेट स्टेट पुलिस लगाई उन्होंने। द एसएस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड, जो प्रोटेक्ट करे, ठीक है, रैलीज निकल रही है या फिर गवर्नमेंट बॉडीज हैं उन सबको प्रोटेक्ट करे। क्रिमिनल पुलिस, ठीक है, अलग क्रिमिनल पुलिस उन्होंने स्टैब्लिश कर दिए। सिक्योरिटी सर्विसेज उन्होंने स्टैब्लिश कर दी थी। तो देखिए बेटा कितनी सारी, रेगुलर पुलिस के अलावा उन्होंने कितना सिक्योरिटी फोर्सेस और स्पेशल सर्विलियंस को क्या कर दिया था, क्रिएट कर दिया था। तो वो ये लोग क्या करते थे, ये लोग अब डिफरेंट अब यूनिफॉर्म में नहीं होते थे, बट डिफरेंट उसमें ग्रुप्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में जाते थे, उनके अंदर की चीजें देखते थे कि कोई उनके खिलाफ कुछ कर तो नहीं रहा है। अगर कोई कर रहा होता तो उनको क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। He organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state,
ठीक है, जो ऐसी फोर्सेस उसने ऑर्गेनाइज कर दी थी जो नाजी स्टेट की, ठीक है, नाजी की ही रेप्यूटेशन थी उस टाइम पे कि नाजी को सब ऐसे देखने लग गए थे कि ये नाजी स्टेट है, मतलब मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट है, अगर हमने नाजिज्म के अगेंस्ट कुछ भी बोला, हमने कोई भी स्टेप लिया, हमें मार दिया जाएगा, तो सब बहुत डर गए थे इस चीज को लेके, तो इसलिए वो सबकी बात भी मान रहे थे। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो, ठीक है, टॉर्चर चैम्बर्स। अब लोगों को पहले कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जाने से पहले क्या किया जाता था, गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स में भेज दिया जाता था, डिटेन कर दिया जाता है। आपने कुछ मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ऐसे चैम्बर्स होते हैं जहाँ पे लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता है, ठीक है, मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो जस्ट लाइक दैट लोगों को गेस्टापो के टॉर्चर चैम्बर्स में भेज दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता था, उनसे खबरें निकलती थी और उसके बाद उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था, डिपोर्ट कर दिया जाता था या अरेस्ट कर लेते। अब लोगों को किसी भी कोई लॉ नहीं था कि किस बेसिस पे उनको अरेस्ट करेंगे, बस एक ही लॉ था हिटलर का लॉ था कि जो मेरे अगेंस्ट है वो सब क्रिमिनल है। तो हिटलर ने जो भी उसके अगेंस्ट बोलता था उसको क्या कर लेता था, उसको अरेस्ट कर लेता था, मार देता था, ठीक है। सो ये सारी चीजें उसने की जब लोगों ने उसके अगेंस्ट थोड़ी बहुत बात करनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो ये था डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका रिकंस्ट्रक्शन का है, जिसको मैंने डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट्स में, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन एंड उसके बाद डाउनफॉल कैसे आया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड कैसे लॉन्च हुआ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए हिटलर ने क्या है, डेमोक्रेसी तो स्टेब्लिश कर ली थी, राइट। हिटलर ने डेमोक्रेसी को डिकंस्ट्रक्ट कर दिया था और डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश कर लिया था, राइट। सो अब इकोनॉमी को भी तो उसे स्टैब्लिश करना था, जो लोगों को उसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी इकोनॉमी को रिकवर करूंगा, और मैं बहुत से प्रोमिस किए थे जो हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। तो इकोनॉमी को उसने रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया, क्योंकि पैसा तो नहीं था ना, तो किसी भी कंट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए या आर्मी के पैसे भी देने के लिए उसको पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो ये पैसा आए कहाँ से। सो हिटलर ने क्या किया, हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हॉलमोर शाह, ठीक है। हजलमर शैचे ऐसे मत बोलना इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन है हॉलमोर शाह, ओके। एच जे यहाँ पे साइलेंट है, हॉलमोर शाह। हिटलर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इकोनॉमिस्ट को दी, ठीक है। ही वाज हॉलमर शाह, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो स्क्रीन में, हॉलमर शाह को क्या है, ये इकोनॉमिक रिकवरी की उसने क्या कर दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी। अब हॉलमर शाह ने इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए क्या किया था, ठीक है। अब आप सबको पता है लोन्स वोन्स तो ले ही रहा था जर्मनी, तो अब लोन्स तो ले ही रहा था, तो हॉलमर शाह ने बोला he aimed at full production and full employment through a state funded work creation program। उसने सजेस्ट किया कि हमें एक स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए जिसमें फुल प्रोडक्शन होगी और फुल एम्प्लॉयमेंट देगी। हम लोन तो ले ही रहे हैं, हम छोटी छोटी कंट्रीज से क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा लोन लेते रहते हैं, और प्रोडक्शन, फुल प्रोडक्शन, गवर्नमेंट ही अगर पैसा लगाएगी, गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन के लिए बोलेगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा होएगी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट जाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली क्या होगा, उससे पैसा आएगा। अगर गवर्नमेंट ही पैसा लगाएगी, गवर्नमेंट जॉब देगी, फुल प्रोडक्शन हो रहा है, और उसके बाद इकोनॉमी में तो पैसा आएगा ना। तो उसने स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम को क्या किया था, लॉन्च किया था और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी थी। एंड अंडर द स्टेट फंड क्रिएशन प्रोग्राम उसने क्या किया, produced the famous German super highways and the people's car, the Volkswagen सबने सुना ही है आज की डेट में, Volkswagen, ठीक है, गाड़ी का नेम है। तो उसने बोला कि जर्मन सुपर हाईवेज ना, ठीक है, वॉल्क्सवैगन का तो आप सबको समझ आ रहा है, ठीक है, कार अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगी और फिर हम दूसरी कंट्री में बेचेंगे, या फिर तो क्या होगा, उससे पैसा आएगा। तो बट ये जर्मन सुपर हाईवेज से पैसा कैसे आएगा, तो प्रोड्यूस द फेमस, ये देखिए ये जर्मन सुपर हाईवेज है, एक एग्जांपल है। अब बेटा सुपर हाईवेज इसलिए कि अगर किसी को भी हमें अब
आप एक ऊबड़-खाबड़ गली में, ठीक है, अनमेटलिक रोड में गाड़ी चलाते हो और एक आप हाईवे में गाड़ी चलाते हो, कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है ना? हाईवे में एज़ कंपेयर टू आप जो कच्चे रास्ते से जाते हो, बहुत जल्दी पहुँच जाते हो। तो वो ही सेम एम था कि अगर हम सुपर हाईवेज़ बना देंगे, तो हमें अपनी आर्मी को निकालना है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम बहुत ईज़िली हमारा टाइम सेव होएगा और हम बहुत ईज़िली जा पाएँगे। तो अंडर हॉर्मर शाह ये 2 चीज़ें हुई कि उन्होंने बोला कि सुपर हाईवेज़ को बनाइए और लोगों की कार वॉल्क्सवैगन को क्या करिए, ये देखिए वॉल्क्सवैगन ये उस टाइम की कार है, वॉल्क्सवैगन ये सुपर हाईवेज़ है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कीजिए, ठीक है? हम जो भी लोन्स वगैरह ले रहे हैं, उस लोन्स वगैरह में आप ये सारी चीज़ें भी क्रिएट करते रहेंगे। ये सब प्रोड्यूस कीजिए जिससे कि लोगों को क्या मिलेगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और लोग उसके लिए वर्क भी करेंगे। तो इसके थ्रू हॉर्मर शाह की हेल्प के थ्रू हिटलर ने क्या है अपनी इकोनॉमी को रिकवर करना स्टार्ट कर दिया था और इससे काफ़ी हद तक रिकवर हो भी रही थी इकोनॉमी। ओके? नाउ आपका सेकेंड टाइप का रिकंस्ट्रक्शन है पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन। इकोनॉमिकली तो देख लिया, इकोनॉमिकली जर्मनी की हालत बहुत खराब थी उस टाइम पे, तो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन हो गया। अब पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा खराब थी, ठीक है, तो अब पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया? हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस इन हिज फॉरेन पॉलिसी। अब जैसे ही देखिए 1933 की ही बात वो बता रही हूँ अभी तक मैं आपको। हिटलर ने क्या किया? क्विक सक्सेस इन हिज फॉरेन पॉलिसीज। जितने भी फॉरेन पॉलिसीज थी उन सब में क्या कर दिया था? एक्वायर कर लिया था उसने। जो भी लीग ऑफ नेशंस था 1933, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस थे, इंस्टीट्यूशंस थे, जो भी रिलेशंस थे, उन सब से उन्होंने क्या कर दिया? उन सब से नाता तोड़ दिया उसने, ठीक है। और कैसे? अब फॉरेन पॉलिसीज को उसने एक्वायर कैसे कर लिया? क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ ही एक्वायर्ड क्विक सक्सेस इन हिज फॉरेन पॉलिसीज। फॉरेन पॉलिसीज में उसने अपनी क्विक सक्सेस कैसे पाई? He pulled out the League of Nations in 1933. लीग ऑफ नेशन, ठीक है। लीग ऑफ नेशन आपको मैंने पहले भी बताया था कि जितना भी लीग ऑफ नेशन था उसको उसने क्या कर दिया था? पुल आउट कर दिया था लोगों के साथ, जो कि जो भी दूसरी कंट्रीज के साथ उसके जो भी नाते थे, जो भी था, उसने सब कुछ पुल आउट कर दिया। He reoccupied the Rhineland in 1936. अब आप सबको याद है कि फ्रांस ने क्या कर लिया था? राइनलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था अपने अंडर, जो सबसे रिच रिसोर्स एरिया था जर्मनी का, राइनलैंड। तो उसको रीऑक्यूपाई कर लिया 1936 में। ओके, अब देखिए 1933 में लीग ऑफ नेशन को पुल आउट कर लिया, उसके बाद राइनलैंड भी उसने कैप्चर कर लिया था। इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी 1938। अब आप सबको मैंने बताया था कि एम्पायर रूल चलता था, किंग्स रूल चलता था, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया में भी जो है सेम कल्चरल जो मानते हैं कल्चर, वही लोग रहते थे। और उसी जो लोग थे, कल्चरल इन्फ्लुएंस उसने किया और जर्मनी और ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेट कर लिया, मिला लिया। कब? 1938। अंडर विच स्लोगन? अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। एक हम सब एक ही लोग हैं, तो हम एक एम्पायर के अंदर ही रहने चाहिए और हमारा लीडर एक ही होना चाहिए। सो he integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan one people one empire and one leader. Okay, he also captured Germany speaking Sudetenland and Czechoslovakia। उसने फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया, उसने सुडेंटलैंड, जो चेकोस्लोवाकिया के अंदर सुडेंटलैंड था, उसको भी क्या कर दिया था? जो वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे, जर्मन स्पीकिंग जो जितने भी लोग थे, पीपल थे, उनको कैप्चर कर लिया था, उस एरिया को अपने अंडर कैप्चर कर लिया था। अब ये सारी चीजें, ये देखिए, इससे क्विक सक्सेस मिली फॉरेन पॉलिसीज में हिटलर को। नाउ दिस इज द मैप। देखिए 1933 में लीग ऑफ नेशंस, ये देखिए लीग ऑफ नेशंस, ये पूरा का पूरा जो आपका एरिया है वो क्या है? एक सेकंड बेटा। ये पूरा का पूरा जो एरिया है जर्मनी का है, ठीक है, ये बर्लिन है। नाउ 1933 से 39 जर्मनी, इन्होंने क्या कर दिया था? लीग ऑफ नेशन हटा दी थी। उसके बाद मार्च 1936 में ये वाला जो एरिया है राइनलैंड का एरिया है, ठीक है,
राइनलैंड के एरिया को उसने क्या कर दिया था, राइनलैंड के एरिया को उसने कैप्चर कर लिया था 1936 में। आफ्टर दैट चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, ये चेकोस्लोवाकिया पहले स्लोवाकिया के नाम से ही था, ठीक है। तो अब चेकोस्लोवाकिया के अंडर जो एरिया आता था, कौन सा एरिया आता था, ये देखिए, ये जो आप रेड लाइंस वाला शेडेड एरिया देख रहे हो, ये चेकोस्लोवाकिया का एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है। अब इसको भी उसने क्या कर लिया था, 1939 में कैप्चर कर लिया था सुडेनलैंड से, ये चेकोस्लोवाकिया से सुडेनलैंड जो एरिया था उसको कैप्चर कर लिया। तो इस वजह से क्या हुआ, देखिए बेटा, इस वजह से हिटलर जो है, जितनी भी उसकी फॉरेन पॉलिसीज थी, उसने उसमें क्विक सक्सेस पा ली थी, ठीक है। दीज वर द रीजंस एंड हाउ ही acquired quick success in his foreign policies under this, okay। 1938 में भी वो उसने क्या कर लिया था, ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेट कर लिया था अपने अंदर। Now question arises why England and other powers were allowing this। अब आप बोलोगे मैम ये हिटलर तो अपनी मनमानी किए जा रहा था, किए ही जा रहा था, कभी सुडेनलैंड ले लिया, कभी राइनलैंड ले लिया, कभी कुछ ले लिया, और भी आसपास के एरिया को उसने कैप्चर करने की कोशिश की। तो क्या दूसरी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज जो थी, जो इंग्लैंड वगैरह थे, जो अदर पावरफुल कंट्रीज थी, उन्होंने इसको अलाउ क्यों किया हिटलर को ये सारी चीजें करने के लिए? तो उनका इनडायरेक्ट सपोर्ट था बाय नॉट स्पीकिंग एनीथिंग अगेंस्ट हिटलर। वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे हिटलर के अगेंस्ट, क्योंकि उन सबको यही लग रहा था हमने जो वर्सलीज की ट्रीटी लगाई है वो बहुत ज्यादा हार्श है, और अगर राइनलैंड कैप्चर भी किया है तो राइनलैंड पहले उन्हीं का था, जर्मन स्पीकिंग लोगों को ही, तो अपने अपने एरिया में ही तो वो कैप्चर कर रहा है, अपने अपने एरिया में ही तो वो आगे जा रहा है। बट बेटा अगर बात देखी जाए तो हिटलर जो था उनकी सोच बहुत आगे तक की थी। उन्होंने ये तक सोच लिया था कि मुझे जर्मनी से लेके जापान तक के एरिया में पूरा ईस्टर्न पार्ट जो है मुझे कैप्चर करना है। सोच लीजिए, तो इनडायरेक्ट सपोर्ट था हिटलर को, ठीक है, बाय नॉट स्पीकिंग। कोई हिटलर के अगेंस्ट नहीं बोल रहा था, क्योंकि उन सबको यही लग रहा था कि हमने जो ट्रीटी लगाई है बहुत ज्यादा हार्श लगा दी है, तो अब उनको अपनी इकोनॉमी को, अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो बोल भी नहीं रहे थे। नाउ क्लास, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है, मैंने सबको बहुत ऐसे ग्रुप कर करके बोला है, तो बनाया है, तो अब इससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आप आराम से इजीली, क्या है, अगर आपसे इकोनॉमिक पूछ लिया, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया हिटलर ने, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे इकोनॉमिक को रिकंस्ट्रक्ट किया था, क्या उनका मेन स्टेप क्या था, और कौन इकोनॉमिस्ट थे जिसको हिटलर ने हायर किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी इकोनॉमी रिकवरी की, और उन्होंने क्या ऐसे स्टेप्स लिए थे। फिर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया, या फिर अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है हाउ ही एक्वायर्ड क्विक सक्सेस इन हिज फॉरेन पॉलिसीज। तो ये और 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि इंग्लैंड ने ये सारी चीजें क्यों करने दी पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन में, कि बहुत सारे सुडेनलैंड को, राइनलैंड को कैप्चर क्यों करने दिया हिटलर को, कि उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला। तो इजी सेम, बिकॉज दे कंसिडर्ड द वर्सलीज वर्डिक्ट टू हार्श, ओके। सो ये मैंने आपको मैप के थ्रू दिखाया, तो मैप के थ्रू बहुत इजीली आप समझ सकते हो कि अच्छा ठीक है, कौन कौन से एरिया उन्होंने क्या किए थे, एक्वायर करने की कोशिश की थी, राइट। तो अगर हम नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे अपना वर्ल्ड वॉर 2 एंड डाउनफॉल ऑफ हिटलर, कि अब वर्ल्ड वॉर 2 आप सबको पता है कब स्टार्ट हुआ था, 1939 में, सितंबर 1939 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 कैसे स्टार्ट हुआ था, और डाउनफॉल, फिर हिटलर का डाउनफॉल कैसे हुआ, ओके।